निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं श्री चक्रवर्ती और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज एक्सक्लूसिव आए हैं हमारे साथ कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से हैं और कल्याण जी कांग्रेस के बहुत ही पुराने जुड़े हुए हैं, जो मेरा जहां तक ख्याल जाता है कि शायद 50 साल हो गए इनको कांग्रेस से जुड़े हुए। तो 50 सालों में इन्होंने कांग्रेस में बहुत कुछ देखा होगा और ये एक ऐसे शख्स हैं जो कि कांग्रेस से शुरू से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के उस स्टेज से जुड़े हुए हैं जब कांग्रेस बहुत एक्टिव होती थी और धीरे-धीरे आज कांग्रेस का क्या हाल हुआ है ये इनको भी पता है, कारण भी इनको पता है। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या हुआ है। कल्याण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी आपने कांग्रेस को 50 साल आपके पूरे हो रहे हैं, 50 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे। आपने कांग्रेस को उस स्टेज में ज्वाइन किया था जब कांग्रेस नई आई थी और कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था पूरे देश में। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस उस समय और आज के समय में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? नमस्कार सबको। देखिए उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है। मैं जब 10-12 साल का था, 15 साल का था, अभी मेरी उम्र 65 साल के लगभग है और अभी रिसेंटली 20 जून 1960 को मेरा बर्थ है और मैं 65वें साल में 20 जून से प्रवेश कर गया हूँ। तो मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग बाग जो गाड़ियां प्रचार प्रसार के लिए आती थी, उस वक्त एक गाड़ी के पीछे, 4 व्हीलर के पीछे माइक बांध दिया जाता था और पर्चे और बैज जिसे बोलते हैं, जो बैज लगाने के होते हैं, वो लोग बाग रोड पे फेंका करते थे और उसमें ये बताया करते थे कि हम लोग बाग आपके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और वो घर घर में पर्चे बांट जाते थे। तो हम लोग बाग गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ते थे और इकट्ठे करते थे। उस वक्त जब 1947 में देश आजाद हुआ तो सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी थी जो देश को आगे बढ़ाने में अपना कार्य कर रही थी। और 1960 में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में जैसे ही हमने होश संभाला तो हमने उसी पार्टी को देखा और उसी पार्टी के चिन्हों पे और उसी पार्टी के कार्यकलाप को देखते हुए मुझसे जुड़े रहे। और कांग्रेस पार्टी का सबसे जो मेन था वो महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलना, गांधी के कहे कार्य करना, ये एक प्रणाली थी और वही प्रणाली तब से चली आ रही है। महात्मा गांधी का कार्य यही था कि वो सबको साथ लेकर चलते थे और अहिंसा से बचते थे और अहिंसा को राजनीति में नहीं आने देते थे और सबके समानता की, सबके विकास की बात करते थे। और कोई कार्य जो होता था उसको बिना हथियार के, बिना विरोध के, बिना कोई हिंसा करे, गवर्नमेंट को झुकाने में वो सक्षम थे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य करवाए जो इतिहासों में वर्णित है, लिखित है आज भी। और उन्होंने अंग्रेजों तक को धराशायी कर दिया। जो अंग्रेज यहाँ पर राज करते थे और खाली लाठी और गोली की भाषा समझते थे, उन लोगों को भी उन्होंने अहिंसा से परास्त कर दिया और देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और यही सबसे बड़ी कांग्रेस की एक धारा थी और आज भी कांग्रेस जो है उसी धारा पे चल रही है। तो जब 1947 में कांग्रेस ही थी, बाकी पार्टियां छुट-पुट थी, जनसंघ वगैरह थी। इसी बीच में इनके बहुत सारे चुनाव चिन्ह भी बदले हैं, जैसे पहले बैलों की जोड़ी थी, हमारी थी, और कुछ इस तरह के थे जो आज शायद लोगों को पता नहीं है चुनाव चिन्ह। अब धीरे धीरे बदलकर राजनीति मॉडर्नाइज हो गई है
अब ऐसी राजनीति हो गई है जिसमें यह है कि आदमी अपने काम के बलबूते पर वोट नहीं मांगता, वो दाम देता है और वोट लेता है, या फिर उनको सपने दिखाता है और फिर उनके सपनों पे कुठाराघात करता है। वही राजनीति चल रही है। और जितने भी आज जो सत्ताधारी पार्टी में बैठे हैं लोग, उनमें से 90% लोग उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस की ही पार्टी से चुनाव लड़ते थे या उनकी पार्टियों में जाते थे, टिकट मांगते थे। मगर जिन लोगों की लालसाएं बढ़ती गई, धीरे धीरे करके वो लोग बाग अपने लालसाओं को बंद नहीं कर सके या उस पर कंट्रोल नहीं कर सके, तो वो लोग बाग छोड़कर दूसरी पार्टियां बनाना या दूसरी पार्टियां ज्वाइन करना चालू कर दिए। और उसके बाद में आज एक नई पार्टी जो आप देख रहे हैं जो सत्ता में है, वो नई पार्टी का एक उद्गम हुआ है। ये जो नई पार्टी है 1980 के बाद में बीजेपी बनी है, जो जनता दल से थी, और बाद में फिर बीजेपी इसका नाम रखा गया। और 1990 के आसपास इन्होंने एक राम मंदिर का एक शगुफा छेड़ा और राम मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे ये पार्टी पॉपुलर हुई, लोगों के संज्ञान में आई। और जैसा कि हमारा देश जो है 80% यहाँ पर हिंदू है, इन्होंने एक हिंदुत्व का नारा देकर लोगों को बरगलाया और कांग्रेस से विमुक्त किया। तो आज धीरे धीरे करके कांग्रेस कमजोर हो गई है, या एक धर्म के नाम पे लोगों ने कमजोर कर दिया है। मगर मेरा जहां तक मानना है कि कांग्रेस आज भी देश के लिए और देश के विकास के लिए और देशवासियों के लिए लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि कांग्रेस कभी हिंसावादी पार्टी नहीं है, न कभी हिंसा करवाती है, न आपस में किसी को लड़वाती है, न ही झूठे वादे करती है। ये विपक्ष पार्टियां भले कुछ भी कहे या आम जनता कुछ भी कहे, मैं यहाँ पर एक जिस राम मंदिर की बदौलत आज ये पार्टी सत्ता में है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1980 में राजीव गांधी थे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने राम मंदिर की जो मूर्तियां विवादास्पद होने के कारण थाने में बंद थी और कई वर्षों तक थाने में बंद रही, उनको राजीव गांधी ने वहां से निकलवा कर और पूजा के लिए जहां अभी राम मंदिर है वहां पर स्थापित करवाया। और स्थापित ही नहीं, उनका वहां पर एक विधिवत जिसे कहते हैं कि एक मंदिर निर्माण का संकल्प भी लिया और वहां पर नींव भी डाली गई। मगर देश का दुर्भाग्य यह है कि बाद में इसमें अन्य विपक्ष पार्टियां कूद पड़ी और उन लोगों ने इसको एक कम्युनिज्म या हिंदू मुस्लिम का एक नया काम दे दिया और कोर्ट में इसका जो है स्टे मिल गया, या कोर्ट में एक केस, एक विवादास्पद केस हो गया और उसके बाद में उसका कोई निर्माण नहीं हो सका या उसमें कोई कार्य नहीं की कांग्रेस पार्टी, तो ये चलता रहा। और 1990 के बाद में जैसे ही अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, तो सारा देश, क्योंकि जो हिंदू है वो चाहेगा कि उसके आराध्य देव का, भगवान का मंदिर बने, और 80% हिंदू है, कांग्रेस में भी हिंदू है और बीजेपी में भी हिंदू है, तो सारा देश चाहता था कि मंदिर बने। और बाद में जाकर ये कि इसका श्रेय जो लेने में बीजेपी पार्टी सक्षम रही और बीजेपी पार्टी ने लोगों को गुमराह करके ये बता दिया कि ये कार्य जो है हमारे थ्रू और हमने करवाया है, जबकि ये कार्य कैसे हुआ, किसने करवाया, तो सारा देश जानता है। इसमें जो मेन आदमी जो थे, इसमें उमा भारती है, प्रवीण तोगड़िया है, अडवाणी जी है और इसके साथ साथ तो मुरली मनोहर जोशी है। ये बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने मंदिर के लिए केस लड़ा, संघर्ष किया, और जैसे ही ये फसल पकी और मंदिर का फैसला आने को हुआ, तो इन जुमलेबाजों ने या एक ऐसी पार्टी ने उस पर अपना
जमा लिया, अभी हो गए, और इन्होंने ये लोगों को गुमराह करके ये साबित कर दिया कि ये कार्य हमने करवाया है, जबकि मंदिर निर्माण में सारे देशवासियों का पैसा लगा है। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, जब मंदिर निर्माण का कार्य चलने को था और इसमें फैसला नहीं आया था, तब इन लोगों ने सारे देश में घूम घूम कर हर घर से 1 ईंट और 1 रुपए इकट्ठा किया था। 1 ईंट और 1 रुपए इकट्ठा किया, ऐसा लालच दिया लोगों को कि आपका पैसा वहां पर लगेगा और आपकी निर्माण सामग्री राम मंदिर में लगेगी। मगर देश का दुर्भाग्य है कि आज उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारी 144 करोड़ की पॉपुलेशन है और हम कम से कम 100 करोड़ हिंदू हैं। तो आप ये देखिए कि उस वक्त इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए और सैकड़ों ईंटें इकट्ठी कर ली। आज उन ईंटों का, उन पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है। वो पैसे कहाँ गए, किसके पास में है? वो लेने वाले सारे के सारे जमींदोज कर दिए गए, तो उनको बुला दिया गया। आज प्रवीण तोगड़िया जी तो कहीं पे नामो निशान नहीं है। आज अडवाणी जी का कहीं पे नामो निशान नहीं है। आज उमा भारती को कोई नहीं पहचानता। तो ये बहुत सारे लोग बाग ऐसे थे जो लोग बाग राम मंदिर बना लेके संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन उस संघर्ष में लगा दिया। मगर देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति पलट रही है। ऐसा आपने कहा कि 50 साल पहले और अब में क्या फर्क है? तो पहले 50 साल पहले जो लिख के दिया जाता था, उसको कार्य को करने के लिए वो पार्टियां बाध्य होती थी, और अगर वो नहीं करती थी तो उसी बेस पे वोट पड़ते थे और उनका रिजल्ट आता था। ये सारी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहती थी। मगर आजकल जो चल रहा है, परिपाटी चल रही है, तो खास तौर से देखने को मिली है 2014 के बाद में। ये अब तो आप कुछ भी कह सकते हो, इलेक्शन में कोई भी वादा कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं आपको चांद पे घर बना के दूंगा, वो भी चलेगा। और कुछ भी है, अनर्गल जो चीजें संभव नहीं है वो चीजें भी लोग बात कह देते हैं। और मुझे कहते हुए बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि आज व्यवसाय हो गया है। राजनीति के बजाय इसको व्यवसायीकरण दे दिया गया है, और इसमें जो लोग हैं या जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, इन लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती क्रिमिनल के आधार पर। वो लोग बात राजनीति में घुसे हुए हैं और वो क्रिमिनल माइंड के अनुसार ही पूरी राजनीति या पूरे देश को चला रहे हैं। हमारा देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो जमीन आसमान का फर्क है उस वक्त में इस वक्त में। मैं 1975 या 76 के आसपास कांग्रेस पार्टी से जुड़ा, इसका स्थायी सदस्य बना। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो है पंचायत हुआ करती थी, तो पंचायत में मैंने कोषाध्यक्ष का काम किया। धीरे धीरे करके फिर यहाँ पर जो है नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बनी। नगर निगम के बाद में अब ये एक बड़ी सिटी में तब्दील हो गया। तो धीरे धीरे चेंजेस काफी है, मगर कार्य जो होना वो कल्याण जी, जो इस तरह आप कह रहे हैं कि बीच में दूसरी पार्टियां आई इसलिए कांग्रेस का कार्य पीछे होता चला गया। कल्याण जी, दूसरी पार्टियां जो आई हैं वो किस लिए आई? इसका एक ये रीजन हो सकता है कि कांग्रेस काम करने में असमर्थ हुई होगी, तभी दूसरी पार्टियां आई हैं। और आज आप देखें क्षेत्रीय पार्टी भी बहुत सारा सक्रिय हो गई हैं हर जगह, यानी हर क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टी को ही वोट दिया जाता है, न कि नेशनल पार्टी, न कि इंटरनेशनल पार्टी को वोट दिया जाता है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैंने कहा है कि पहले जो मैनिफेस्टो में जो आपने लिख दिया वो काम करना एक अनिवार्य हो जाता था, और हर पार्टी 12 सीट जीतने के लिए वो कार्य करती थी। और इसी बीच में जो अन्य लोग बाग जो दावेदार थे या इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उनको पार्टी से मिलते थे या उनकी छवि खराब थी,
तो उन लोगों ने लोगों को मिसगाइड किया, मिसयूज किया और लोगों को सपने दिखाए कि देखिए ये पार्टी ऐसा कर रही है, इसमें इतना घपला है, इसमें इतना घपला है, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। और फिर मैंने वो दौर भी देखा है जब इलेक्शन से एक दिन पहले हर पार्टी कच्ची बस्ती में और अन्य जो वोटर्स है उनको पार्टियां देती थी, उनके लिए शराब और मीट की व्यवस्था करती थी और अपने अपने गुर्गे वहां पर बिठा के रखती थी कि वो जाए और उनको वोट डलवाए और दारू पिलाए। तो ये परिपाटी बाद में स्टार्ट हुई है। जैसे ही अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो आई है, जो क्षेत्रीय लोग बाग आए हैं, उन लोगों को गांव की समस्या, शहर की समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी होती है और उन्हीं समस्याओं को लेकर वो लोग बाग जनता को मिसयूज करते रहे, जनता को बरगलाते रहे और झूठे वादे करके क्षेत्रीय पार्टियों को डेवलप कर दिया गया कि हम आपके क्षेत्र के वासी हैं, हम आपके भाई बंधु हैं, हम आपके क्षेत्र में रहते हैं, आप हमारे को वोट दीजिए, हम ज्यादा विकास करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और अब तो देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक मामला है, सारे वोट भी इलेक्ट्रॉनिक है और जो लोग बाग है वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है, जो कहते हैं और भूल जाते हैं। ये परिपाटियां चली है और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि उस वक्त जो पार्टियां कम थी, नेता लोग ज्यादा थे और टिकट किसी को मिलता था तो उसकी छवि देख कर दिया जाता था। जिस कैंडिडेट को टिकट देना था उस कैंडिडेट की रेपुटेशन क्या है, उसमें कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, उसने कोई गबन तो नहीं किया है, उसने कोई मर्डर तो नहीं किया है, ये चीजें देखी जाती थी और फिर बाद में सर्वसम्मति से उसको टिकट दिया जाता था। मगर आजकल वो चीजें नहीं है। आजकल तो यह है कि आपने भले ही 50 मर्डर किए हो, मगर आपके पास में नोटों की अटैची होनी चाहिए। आप जाइए, वोट पकड़ाइए और अपना बायोडाटा वो अपने आप ही भरते हैं सब, उसमें आपको बायोडाटा भी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप और नोटों के आधार पर आपका बायोडाटा तैयार करते हैं और आपको टिकट दे दिया जाता है और इलेक्शन जिता दिया जाता है। तो ये परिपाटी अब चल रही है और आगे हो सकता है शायद इससे भी बुरी परिपाटी आ जाए। तो उस वक्त में इस वक्त में राजनीति का रात दिन का फर्क है, ये बिल्कुल सत्य है। और टू इज कल्याण जी, अगर इसको हम कहें कि कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगी क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टीज, तो इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए बिल्कुल सत्य है। जैसा रिसेंटली अभी मैं आपको 2-3 उदाहरण दे दूं। जी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में पंजाब में, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो वही तो है बिहार में होने जा रहा है। ये इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि क्षेत्रीय पार्टियां लोकल आदमियों को अच्छी तरह जानती है, उनकी कमजोरियां जानती है और उनको दबाना जानती है। तो जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग आ गए, ओबीसी के लोग आ गए या दलित है, उन लोगों की कमजोरियां ये होती है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते और उनके ऊपर बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं सरकारी, तो वो जानते नहीं है उसके बारे में। तो क्षेत्रीय लोग बाग, जो नेता लोग हैं, वो उनको लालच देते हैं कि आपका इलाज फ्री होगा, आपको बिजली फ्री होगी, आपको राशन फ्री होगा, आपका मेडिकल फ्री होगा। और आप अगर हमारे से विपरीत जाओगे तो आपके जो पुराने केसेस है, आपकी जमीन है, वो गवर्नमेंट छीन लेगी और अन्य कार्य कर लेगी या और कोई इल्जाम लगा दिया जाएगा। तो ये चीजें अब चल रही है और इसमें जो सत्ता दल है उसके साथ साथ में सारी सरकारी एजेंसियां लगी हुई है और इसीलिए आज का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं होकर एक तरह का जिसे कहते हैं व्यवसाय हो गया है। इसमें जो आदमी जितना झूठ बोलेगा, जो आदमी जितने सपने दिखाएगा या जितने धन बल का प्रयोग करेगा, बाहुबल का प्रयोग करेगा, वही जीतेगा। आज जनता वोट नहीं देती, आज जनता डर के और एक शरणागत चले जाती है या नतमस्तक हो जाती है। तो वो चीजें चल रही है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए
और जो भी क्रिमिनल लोग बाग है या इस तरह की कोई पार्टी है, जनता के वोट देने के अधिकार का हनन जो कर रहे हैं, इनको बैन किया जाना चाहिए। और वोट जो है अपनी स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से देने का अधिकार और निडर होकर वोट देने का अधिकार या विश्वास दिलाना चाहिए जनता को। वोट हुई है। कल्याण जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से तो ये लगता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि पूरे देश को विकास की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि कांग्रेस पीछे की तरफ चली गई और क्षेत्रीय पार्टी और दूसरी पार्टियां आगे निकल गई? क्योंकि कांग्रेस में आज भी कद्दावर नेता हैं। जी देखिए, जी कांग्रेस ने क्या किया और क्यों पीछे हो गई, इसका एक स्पष्ट कारण है जी कि बताएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ में जो प्रचार प्रचार है, इन लोगों ने जनता को गुमराह किया और कांग्रेस के लिए ये कह दिया गया कि कांग्रेस देश को लूटने वाली पार्टी है या एक पर्टिकुलर किसी विशेष समुदाय की पार्टी है, ये करके इसको सेकुलरिज्म। बदनाम कर दिया गया। और इसको बदनाम करने में भी कांग्रेस के वही आदमी हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के अन्य पार्टी में गए हैं। तो जी। ये जो चलती है परिपाटी, ये देश के लिए घातक है और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने वो काम किया है जिस वक्त देश में सुई नहीं बनती थी, इसमें खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, चलने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं था, उस वक्त कांग्रेस ने वो सारे कार्य किए और देश का पैसा देश में लगा। और उसी की बदौलत आज आपके पास में ट्रांसपोर्ट भी है, आपकी सुरक्षा एजेंसियां आपके पास में है, आपके पास में फैक्ट्रीज है, आपके पास में हॉस्पिटल है, आपके पास में शिक्षा विभाग है, आपके पास में स्वास्थ्य विभाग है। और आपकी सेना इतनी सशक्त और इतनी मजबूत है कि वो हर परिस्थिति में आपको सेव करने के लिए सक्षम है। तो ये सब कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जो किया था वो आज के लोग बाग ये कहते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था तो आपने ये सारे संस्थान कहां से बेच दिए और कहां से आ गए, जिनको आज आप बेच रहे हो और रोजी रोटी चला रहे हो, सत्ता चला रहे हो और देश के ऊपर इतना कर्जा हो गया जो जनता को बता नहीं रहे हो। आप विकास के नाम पे करोड़ों रुपए वसूल रहे हो लोगों से। टैक्स जो है आप आज की पोजीशन ये है कि आज छोटा बच्चा अगर स्कूल जाता है, कॉपी किताब लाता है, बैग लाता है, पेंसिल लाता है या फिर दूध के लिए पैसे होते हैं, दूध लाता है, तो उस पर भी एक आम आदमी को टैक्स देना पड़ता है। कांग्रेस के टाइम पे इतना टैक्स नहीं था या इन चीजों पे टैक्स नहीं था। कांग्रेस के टाइम पे आपका शिक्षा, स्वास्थ्य ये सर्वोपरि था और आपके लिए सारा मेडिकल ट्रीटमेंट, सारे उपचार जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते थे, स्कूलें खोली जाती थी और स्कूलों में शिक्षा फ्री दी जाती थी। मगर आज दुर्भाग्य ये है कि अभी रिसेंटली कल परसों ही मैंने एक मीडिया पे देखा कि खाली अकेले यूपी में 37,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और बंद इसलिए कर दिया गया है कि उनमें बोला विद्यार्थी नहीं है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ शिक्षा मंदिर खुलने चाहिए, उन शिक्षा मंदिर को डेवलप करने की बजाय आप उनको बंद कर रहे हो और प्राइवेट जो शिक्षाएं हैं उसकी तरफ आदमी को धकेल रहे हो, तो एक व्यवसाय कर दिया है। इसी तरह से हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटलों को भी धीरे धीरे करके जो डिस्पेंसरी थी या अन्य कोई उपचार के जो गांव में खोले जाते थे केंद्र, उनको धीरे धीरे गवर्नमेंट बंद करके प्राइवेट दे रही है और प्राइवेटों को डेवलप कर रही है। और प्राइवेट वाले आप देख रहे हो कि जैसा मेडिसिन है 2 रुपए की दवाई 100 रुपए में बेच रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो ये गलत है। देश का दुर्भाग्य है कि आदमी को शिक्षा मिलेगी तो आगे बढ़ेगा, आदमी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा तो पार्टियां मजबूत होगी। आज हमारी
लगभग पिछले 10-15 साल से ये पोजीशन हो गई कि मीडिया तो हमको बिल्कुल सर्वोपरि विश्व गुरु दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियन या देश की चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, मगर हमारे जो केंद्र के मुखिया है उन्हीं के स्टेटमेंट बदल जाते हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बताते हैं और उसके महीने भर बाद में 5वीं अर्थव्यवस्था बताते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअल पोजीशन क्या है और देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश की रोजगार की स्थिति क्या है, देश की शिक्षा की स्थिति क्या है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता सिवाय इसके कि हम आपका विकास कर देंगे, विकास कर देंगे। जगह जगह विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है और जनता भुगत रही है। आज आप देख लीजिए, विकास के नाम पर उत्तराखंड में इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए, वहां पर आए जो है सब लोग होता है, जनहानि होती है और जो हमारी खनिज संपदा है वो धीरे धीरे करके बर्बाद हो रही है। इसी तरह से जगह जगह इन्होंने धार्मिक स्थलों को और जितने भी धार्मिक स्थल कमाई वाले काम थे, जहाँ से इनकम होती थी, वहां पर इन्होंने कॉरिडोर के नाम पर धांधलियां करी, पैसा बटोरा और लोगों को गुमराह किया, जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है और आगे जाकर इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। और ठीक है कल्याण जी, आप आए और आपने बताया कि आपने 50 साल कैसे देखे और क्या क्या हुआ कांग्रेस में। कांग्रेस का उत्थान भी हुआ, पतन भी हुआ, कांग्रेस ऊपर भी गई, नीचे भी गई और आज कांग्रेस जो है स्टैग्नेंट पोजीशन में है, फिर से उठने की कोशिश कर रही है। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।